नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी। एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी जयपुर से हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक रिटायर्ड फौजी भी है। ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे जी, हमारे साथ जुड़े धन्यवाद, हुए हैं धन्यवाद। कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं, सांगानेर से, और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। दूसरा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बीजेपी के और महिला मोर्चा की सदस्य भी है। चेयरमैन है इंडियन सिविल आर्मी एंड वंदना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। नेशनल स्पीकर हैं गौ गीता रक्षा मंच की एंड मेनी मोर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इनके मैं प्लेटफॉर्म्स बताने लगूं आपको तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इनके। तो वंदना जी, आप बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद। एक हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। आज जैसा आप जानते हैं आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त बहुत ही मुश्किल से हम लोग को आजादी मिली थी और इसके पीछे बहुत बलिदान भी हुए थे। तो आज का जो हमने महत्व रखा है वो है आजादी और हम हमारा हक। आजादी तो हमें मिल गई थी लेकिन इसका हक क्या-क्या था ये नहीं समझ में आया था लोगों को। और देश देता है हमें आजादी के अधिकार, लेकिन उल्लंघन पर इस आपके क्या-क्या अधिकार है, इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश अगर आप डाल सकें। ब्रजेश जी, आप डालें, उसके बाद हम टेक ओवर करते हैं। जी ब्रजेश जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम 15 अगस्त को जब हम 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उससे लेके आज तक हम सतत जी, और अनवरत रूप से इसको मनाते आ रहे हैं। कई सरकारें आईं, कई पार्टियों की सरकारें आईं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से हो सकता है कुछ पॉलिसीज़ चेंज की थी, लेकिन जो बेसिक चीज़ है स्वतंत्रता, आज हम जो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसमें से जो हमारे अधिकार हैं, उनमें से एक अपने आप में एक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। करेक्ट। राइट टू फ्रीडम अपने आप में एक अधिकार है और 1946 में 9 दिसंबर को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 और फिर 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। तो ये जी, सार्वभौमिक रूप से यह माना गया था और यह स्वीकार किया गया था, हम भारतीय लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ये सर्वसम्मति से सर्वसहमति से माना था और ये स्वीकार किया था कि हमारी जो देश की जो कानूनी जो पुस्तक होगी वो एक संविधान होगी और करेक्ट। संविधान में 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 पर आप आ जाइए। पार्ट 3 पर आर्टिकल 12 से लेके हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं। उन अधिकारों में ऐसे अधिकार भी हैं जो मौलिक रूप से हो सकता है नहीं लिखे होंगे, लेकिन वो अपने आप में एक अधिकार है। जैसे आपको बताऊं कि मकान का अधिकार हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट राइट टू शेल्टर एक अपने आप में एक अधिकार है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीलावती बेहरा वर्मा उड़ीसा केस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और उसी के अनुसार सरकारों ने ये माना कि हाँ, एक मकान हर व्यक्ति का होना चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू आपके एजुकेशन, राइट टू रोड, राइट टू फैसिलिटी और यहाँ तक कि आज जो है आपके पास में अधिकार मोबाइल का भी है, टेक्नोलॉजी का अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आज बिना इंटरनेट के आप अपना करेक्ट। सरकारी योजनाओं में एप्लीकेशन नहीं भर सकते। तो इसलिए हमें अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं, जिनमें से एक अपने आप में स्वतंत्रता का अधिकार भी है। जी, स्वतंत्रता शब्द एक अधिकार है, तो दूसरा जी, जी। उन अधिकारों को प्राप्त करना भी अपने आप में एक अधिकार है और वो भी एक मौलिक राइट में दे दिया गया है। आर्टिकल 32 में ये बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि अपने सरकार की किसी भी व्यवस्था से दुखी है या कष्ट है या उसको व्यवस्था मिल ही नहीं रही है या उसको जी, अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत और जी, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में सीधे सीधे जा सकते हैं।
जिसमें माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है कि वो रिट जारी करके संस्था को, जो हमारी ऑफिस है कोई, उसको या सरकार को आदेश जारी कर सकते हैं कि इसके जो ठीक स्वतंत्र इसके अधिकार हैं उनको तुरंत आप दें, अन्यथा आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए हमारे जो आजादी मिली, आजादी और आपका हक, ये बहुत अच्छा आपने इम्पोर्टेंट इशू बताया। और इसमें आपने न केवल ये बताया कि इस टॉपिक के माध्यम से कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में तो बहुत कुछ कर लेते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक जन साधारण को, आम नागरिक को कैसे मालूम चले कि हमारी स्वतंत्रता क्या है। और आज हम 21वीं सदी में, विशेष तौर पर 2024, हमारी एक चौथाई सदी, आज 21वीं सदी की चौथाई सदी हमारी व्यतीत होने जा रही है। और आज हमें ये मालूम होना आवश्यक है कि हमारे जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर। ये आपका जो है मंगल सिंह सुमन जी की कविता है, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अधिकार हैं, उनको जानना आवश्यक है। आगे मैं आपको बताऊंगा सर के अधिकार हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा अधिकार पूछने के लिए। अब मैं वंदना तिवारी जी से बात करना चाहता हूँ। वंदना जी, आप मुझे ये बताइए कि आजादी और आपका हक, ये तो एक टॉपिक है। दूसरा, जो विमेन्स का, आप विमेन ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत एक्टिव हैं, तो वुमेन्स को क्या क्या हक है और क्या क्या हक नहीं है, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा मंच दिया है आपने कहने के लिए। तो थोड़ी दुविधा में हूँ, क्योंकि दरअसल अगर जितना मैंने सर्वे किया है, जितना मैंने नोटिस किया है, अभी तक औरतों को पता ही नहीं कि उनके हक क्या हैं। करेक्ट, बिल्कुल सही है। पारिवारिक तौर पर जब बेटियां घर में पैदा होती हैं, तब से ही उन्हें उनका हक इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता। ये मैं बहुत प्रहार करूंगी, ये समाज पर प्रहार है कि उन्हें हर बात में बंधन में रखा जाता है, चाहे वो दायरा जो भी। और ऐसा होता है कि अभी इन्होंने कहा कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, वही होता है, यही हास्य है। अब जब अस्मिता थोड़ी बड़ी होती है और लड़ाई लड़ने चलती है, तो समाज में वो जूझती है, लेकिन उसे तब भी अपनी पूरी शक्ति का, अपने पूरे हक का पता नहीं होता। और सबसे ज्यादा द्रवित करने वाली बात ये है कि हम जिस देश में औरत को देवी मानते हैं, उस देश में ही औरतों का हास्य हो रहा है। और करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, अपने बीच बैठे लोग होते हैं। ये कैसी मानसिकता है कि हम पत्थर की देवी को तो बहुत पूजते हैं, लेकिन जो अस्मिता हमारे सामने साक्षात रूप में है, उसकी हम मतलब इस तरह से उसके साथ सलूक होता है, जिसको कहते हुए बहुत दुखद है। अभी बहुत लेटेस्ट बात कर रही हूँ सर, बंगाल में आप देख लीजिए, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ। अब आप ये कहेंगे कि एक डॉक्टर थी, वो तो हैसियत वाली भी थी ना, वो समाज में एक अच्छा अधिकार, एक अच्छे दायरे में थी ना, फिर भी उसके साथ इस तरह का बर्ताव। तो आप समझिए कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र में, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां क्या अवस्था है। आज भी बंधन है, घूंघट है, आज भी बड़ों के सामने बोलना नहीं है। मतलब लड़कियां, औरतें खुलकर कुछ कह भी नहीं सकती, और जो कहती हैं, निश्चित तौर पे मैं कह सकती हूँ कि उन्हें इस उपक्रम में किसी भी तरह का, चूंकि शिक्षा दीक्षा नहीं दिया गया होता है, सही तौर तरीके नहीं पता होते हैं, तो वो कुछ का कुछ कर रही होती है। अब ये नहीं कहूंगी कि इसमें लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती, तमाम औरतों ने साबित किया है खुद को, इसी भारत देश में तमाम औरतों ने मिसाल पैदा की है। लेकिन बावजूद इसके कण कण में जो बेटियों में गुण विद्यमान है, वो अंकुर से पहले ही उसे नष्ट कर दिया जाता है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं मैडम। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, हमारे देश में एक तो आजादी का हक
इनको शुरू से नहीं दिया जाता। दूसरा, ये देखा जाता है कि ये लड़की है या औरत है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और तीसरा, हमारे यहाँ कुछ प्रथा ऐसी है कि औरतों को थोड़ा-सा पीछे रखा गया है। हालाँकि आज तो औरतें जो हैं सबसे आगे हैं, फ्रंट पे लीड कर रही हैं, काफ़ी ऊँचे ओहदे पे पहुँची हुई हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, औरतों की मुझे इज़्ज़त घृणित लगेगा सर, मुझे घृणित लगेगा प्रथा की, मुझे ये घृणित लगेगा कहते हुए कि प्रथा के नाम पर सिर्फ बेटियों की एक तरह से मौन बलि चढ़ाई जाती है, कुछ नहीं है। प्रथा लादी हुई चीजें जो औरतों पर लाद दी जाती है। और किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, किसी भी क्षेत्र में, मैं कह रही हूँ जो काबिल औरतें हैं वो भी समाज के एक घृणित चीजों को बर्दाश्त करके ही अपने बीच में आगे बढ़ रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं समाज के हर एक जगह पर जानती हूँ, ऑफिस कह लीजिए, किसी जगह, किसी संस्था को कह लीजिए, वहां औरत को पहले अपने अस्तित्व को बचाने की होड़ लगी रहती है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सही कहा, सही कह रहे हैं आपने। और ये भेड़िए जो हैं चारों तरफ, महिला तक तैयार नहीं होती। जी बोले मैडम, बोले। मैंने कहा इस बात को कहने के लिए कोई महिला भी तैयार नहीं होती, क्योंकि उसको लज्जा का वो गहना पहना दिया जाता है कि वो स्पष्ट बोलने में डरती है, शर्माती है, जबकि ये उसको मुखर होके बोलना चाहिए। वो जब तक मुखर नहीं होगी, समाज में अगर कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे व्यक्ति भी हैं जो उसका साथ दे सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। विनेश फोगाट के क्रम में देख लीजिए, लोगों ने उनके साथ दिया कि नहीं दिया, लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता। करेक्ट, ये कहना बहुत जरूरी है सर। और इसके लिए औरतों के लिए कोई और प्लेसमेंट हो, कहीं और सामाजिक कोई ऐसे संस्कारों का कोई स्कूल कॉलेज खुले, तो मैं तो सबसे पहले शुरू हो जाऊंगी कि भाई मुझे ऐसी जगह मिले सेवा करने के लिए। करेक्ट, ठीक है मैडम, मैं आपकी कदर की बहुत इज्जत करता हूं और आपने जो बताया है बहुत ही पिन पॉइंट चीजें बताई हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं कल्याण जी के पास आना चाहता हूं। कल्याण जी, आप बताइए, जैसा कि वंदना मैडम ने बताया है, आजादी और आपका हक, आज हमारी जो औरतें हैं, लेडीज हैं, लड़की हैं, पीछे हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता है। प्लस उनके साथ जो कुकर्म होता है उसके बारे में मैडम ने बहुत क्लियरली बोला है। यहां तक कि मैडम ने ये भी बोला है कि कोलकाता में जो अभी हुआ है निर्भय 2-4 वापस रिपीट किया गया है, उससे भी क्रूरता हुई है उसके साथ। तो क्या यही हमारी आजादी है? क्या हमारी औरतों को, लेडीज को आगे आने नहीं दिया जाएगा क्या? कल्याण जी, आप बोलिए, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आज कांग्रेस की तरफ से आप बोलें। नमस्कार। पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक जी कल्याण जी बधाई है। और कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, हो सकता है मेरा पर्सनल विचार हो, क्योंकि आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कभी सहमति में नहीं आते हैं, ऑपोजिशन में रहते हैं। बोलिए, आप ऑपोजिट करिए, बोलिए। देखिए, ये बीजेपी कांग्रेस वाला काम नहीं है। आज आप ये देख लीजिए, लेडीज और जेंट्स कंधे से कंधे मिलाकर बराबर काम कर रही है। किसी क्षेत्र में लेडीज की कोई कमी है, सब जगह उनको बराबर का अधिकार दिया है। आपके राइट टू लिव, आजादी, इसमें कहीं पे कोई कमी नहीं है। लेडीज के लिए इतने नियम है, इतने कानून है कि वो चाहे अपना काम कर सकती है, स्वतंत्र है। मगर ये देखिए, कुछ इस तरह की चीजें होती है जो पहले भी होती थी, अभी भी होती है। आज 33% जो है ना लेडीज को राजनीति में, आपके शिक्षा में है। आप शिक्षा में अगर देखेंगे तो 90% या 80% लेडीज है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उनको राइट टू, मतलब ये कि उनको बराबर का अधिकार नहीं है? अगर एक चीज होती है, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि हमारा जो गोल्ड जो होता है ना, वो सबसे महंगा होता है, और उस गोल्ड को कोई आदमी ओपनली नहीं रखता है। कोई आदमी सोने को बाहर रखेगा तो उसके लिए लॉकर बनाता है। इसलिए बेटियां सर्वोपरि है, और बेटियां एक हमारा गोल्ड है। जिसे हम कहते हैं कि
नारी जो है ना सर्वत्र पूज्यते वाली स्थिति है। भारत में तो सब जगह नारी को पूजते हैं और हर आदमी ये चाहता है, परिवार का आदमी चाहता है कि मेरी बेटी की कहीं पे कोई बेइज्जती नहीं हो, कहीं पे कोई कलंक नहीं लगे, कहीं पे कोई लाछन नहीं लगे, क्योंकि उसके अलावा पूरे परिवार से जुड़ा रहता है वो मामला। खाली एक अकेली उसी से नहीं है कि आप उसको स्वतंत्र घूमने दें, स्वतंत्र जाने दें, स्वतंत्र करने दें। तो ये बंदिशें नहीं है, ये बंदिशें खुल रही है धीरे धीरे करके। तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और कहीं पे कुछ इस तरह के जो है बिल्कुल 100% नहीं है, बाकी कहीं पे इस तरह का ऑप्शन है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि अभी जैसे बताया कि कैलकाटा में डॉक्टर लेडी जो थी, आ रहा हूँ ब्रजेश जी, आ रहा हूँ। वो अपनी ड्यूटी पे थी, वो अपनी ड्यूटी पे थी, सुरक्षित थी। बाकी फिर भी कुछ इस तरह के ये कह लो कि वो कल्पित हो गए या इस तरह के लोगों में जो मानसिक विकृति है, तो ये मानसिक विकृति वाले लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो गलत है, उनके ऊपर और अंकुश लगाना चाहिए। बाकी हमारी जो आज की जो इसके टॉपिक जो बताया है, आजादी और आज हक में या आजादी में कहीं पे किसी को कुछ नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है। लेडीज को 50% या 45% अब जो गवर्नमेंट और करने जा रही है, तो ये क्या कम है क्या? कहीं पे कोई कमी नहीं है, सिवाय ये कि एक सोच के कि वो अपनी आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाए, माँ बाप के साथ में या माँ बाप के साथ जो सेंटिमेंट जुड़े उनका विरोधाभास नहीं करे, उनकी कदर करे। आप घूमो फिरो, पढ़ाई एजुकेशन है आपकी, एजुकेशन माँ बाप बेटियों पे खूब करते हैं। माँ बाप सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च करते हैं तो बेटियों पे खर्च करते हैं, शादी के लिए या और किसी चीज के लिए, तो बराबर उनके लिए समर्पित है। और यही जो है, हमारी बेटियां अगर माँ बाप के लिए समर्पित रहे तो ये समस्या कुछ हद तक सोल्व हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोचते हैं कि साहब इनको आजादी नहीं मिली है या इनको जो है कल्याण जी, आप कह रहे हैं कि बेटियां माँ बाप के लिए समर्पित रहें। इसका जवाब मेरे ख्याल से मैडम वंदना ज्यादा दे सकती हैं। वंदना जी, आप ये बताइए, क्या लड़कियां आजकल माँ बाप के प्रति ज्यादा संवेदनशील या ज्यादा प्रेरित नहीं होती हैं क्या? जैसे कल्याण जी बोल रहे हैं कि ज्यादा समर्पित रहे। जी वंदना जी, विशेष बात कह रहे हैं। प्रथा के नाम पे जो मैंने कहा लादा हुआ जो लड़कियों औरतों पे है, तो ये लादी हुई चीजें हम क्यों परसेंटेज पे जा रहे हैं कि कितने परसेंटेज हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है? आरक्षण की बात ही क्यों आती है? अगर बराबरी का पहले से ही दर्जा होता तो आरक्षण की बात ही नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में ऐसी प्रवृत्ति के लोग बड़े कम होते हैं। मैं तो कह रही हूँ हर एक संस्था में, हर एक जगह पर मिलता है और ऐसी फाइटें करना पड़ता है। मैं एक लेडी होने के नाते कह रही हूँ, मैंने अपनी उम्र गंवाई है, मैं 50वें साल में चल रही हूँ, मैंने कुछ अनुभव खुद के भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही गली कूचे वाली बात कर रही हूँ। रही बात आप कह रहे हैं गोल्ड, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं आदर के साथ आपको ये समझाना चाहूंगी कि बेटियां कोई वस्तु नहीं है जिसे आप गोल्ड या डायमंड कह करके पिंजरे में या लॉकर में बंद कर दें, पहली बात। रही बात संस्कारों की कमी है। मैं तो कह रही हूँ अगर माँ बाप को अपने संस्कारों पर भरोसा नहीं है, उनकी बेटियां खराब हो सकती हैं। बशर्ते मैं जानती हूँ कि बेटियां जो है वो अपने माता पिता की सबसे ज्यादा करीबी होती हैं, उनसे ज्यादा करीब बेटा भी नहीं होता, ये मैं कह सकती हूँ। बेटियां जुड़ाव करती हैं, अधर पूर्ति जिसको कहते हैं ना, वो अधर पूर्ति होती है बेटियां। अपने माता पिता के संरक्षण के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए ही वो शुरू से प्रयत्नशील रहती हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उनको जो बाहर की दुनिया में दुविधाएं मिलती हैं, वो उसका क्या? बाहर भी तो हम आप जैसे लोग ही घूमते हैं, वो उनके लिए इस तरह आंखें फाड़ करके, इस तरह दीदा फाड़ करके क्यों देखते हैं? क्यों उनके साथ हास्य करते हैं? क्यों उनका विनाश करते हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इस समाज में, भारत जैसे, मैं बार बार कह रही हूँ, बेटियां कोई गोल्ड डायमंड नहीं है, बेटियां देवी हैं। आप मानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत को भी माता का दर्जा दिया गया है।
उस भारत माता की जननी जनन भूमि में औरत को अगर संघर्ष करना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा हास्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती, ये मैं कह रही हूँ। करेक्ट। ब्रजेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब, आप ये बताइए, जो अधिकार जो बता रहे हैं आप कि देश में आजादी में जो अधिकार है औरतों का, उसमें क्या ये अधिकार है या नहीं है? रोजगार, आवास का कानूनी अधिकार हासिल ही नहीं है। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात सर, ठीक है। मैं कुछ और अधिकार बताना चाहता था, कुछ और सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन अभी मैं नहीं, बताइए बताइए। अभी मैं जो कहना चाहता हूँ सर, मैं केवल स्टिक होना चाहता हूँ केवल महिलाओं के पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप और क्योंकि हम आजादी हमें मिली है जिसमें बहुत सारे, आपको पता है, बहुत सारी जो कुर्बानियां दी गई हैं, इसीलिए 1947 में हमें आजादी मिली। 15 अगस्त इसीलिए हम मनाते हैं, जिसमें मैडम वंदना ने भी बहुत अच्छा कॉपरेट किया, बोला है कि औरतों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, अगर आगे आती हैं तो भेड़िए की निगाहें उनके ऊपर होती हैं और उनको रौंद दिया जाता है। तो आप इसी संदर्भ में आगे चलें ब्रजेश जी और बताएं कि और क्या अधिकार है लेडीज के। मैं बिल्कुल बताता हूँ सर, बिल्कुल। जी जी। देखिए सर, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान सभा में भी हमारी महिलाएं थीं, और आप उसके संविधान सभा की सर सूची देख सकते हैं, उसमें सदस्यों की सूची, उसमें हमारी सम्मानित महिलाएं थीं और बहुत विद्वान थी वो अपने क्षेत्र में उस समय पर। और उसके बाद में मैं वंदना बहन जी को बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, और श्रीमान कल्याण जी ने भी अपनी जो अपना सम्मानीय मत रखा, मैं दोनों मतों को जोड़ने के प्रयास करूंगा, और उसमें मैं कहां तक सफल बताता हूँ इसका आप निर्णय करना। जी जी। बहन जी ने बताया कि जो महिलाओं के साथ मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, बल्कि 200% इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह महिला एक महिला ही है। और मैंने माना है इस बात को कि महिला को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, महिलाएं पीछे चली गई। अब क्यों चली गई थी, उसके कई कारण और भी हो सकते हैं, परंतु कारणों पर हम नहीं जाना चाहते। आज हमारा मैं बताता हूँ सर कि अगर कोई महिला के साथ में बाहर होता है, जैसे श्रीमान कल्याण जी ने बताया, मैं मान लिया हमारे अगर किसी वैल्यूएबल चीज की, किसी अनमोल धरोहर का लॉस होता है, तो उसके लिए गार्ड, उसकी चौकीदार की भी जिम्मेदारी है। पनिशमेंट चौकीदार को मिलना चाहिए, उस गार्ड को मिलना चाहिए। आप क्या कर रहे थे? अगर यहाँ से कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो आप क्या कर रहे थे? और यही मैं चौकीदारी की बात कर रहा हूँ। और ये जो चौकीदारी, जो गार्ड ड्यूटी लगाई थी 1947 में लगा दी गई थी, और उस गार्ड ड्यूटी के थोड़े थोड़े मैं बात बताता हूँ। हमारे गार्ड की क्या ड्यूटी है, हमारे चौकीदार की क्या ड्यूटी है। चौकीदार की ड्यूटी, सबसे पहले ड्यूटी बताता हूँ मैं, आर्टिकल 14 में पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान होंगे। है नहीं, मैं बोल रहा हूँ होंगे। इसका अर्थ यह है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा, अनुच्छेद 15 में जाता हूँ, 15(1) में धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक में महिला और पुरुष बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, निषेध है। दूसरा, फिर आर्टिकल 15(3) आता है, राज्य को महिलाओं के पक्ष में, ये आर्टिकल 15 में एक्स्ट्रा प्रोविजन है, महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए, जो कि भेदभाव न हो। मतलब महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होने चाहिए। अब वो क्या प्रावधान है, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर आपका 16 आता है सर, सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों में, नागरिकों में महिलाएं हैं, सार्वजनिक नियुक्तियों में बराबरी से होना चाहिए, अवसर की समानता। अगला आता है आपका मानव तस्करी और शिक्षण श्रम। अगला आता है आपका आर्टिकल 39 का, इसमें क्या कहता है कि सभी नागरिकों, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, समान रूप से वेतन आदि का अपना अधिकार होगा। ये नहीं कि महिलाओं को कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है, नो। सेम आपका 39D आता है, 39D में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान काम, समान वेतन, समान वर्क होगा। आपका आर्टिकल फिर 42 आता है, राज्य द्वारा काम की न्याय संगत मतलब ऐसा हो जो उचित,
एकदम अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये वाजिब है, ये सही है। न्यायोचित और मानवीय स्थिति तथा मातृत्व राहत, मैटरनिटी और रिलीफ मिलती है, मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। और आर्टिकल 51A में जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथा जो है कोई भी, उसका त्याग राज्य सरकार करेगी। कैसे भी कानून बनाए, दंडित करे। नेक्स्ट आता है आपका सर आर्टिकल 300A, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है। इसी संदर्भ को मैं आर्टिकल 300 को मैं आगे बढ़ाता हूं। 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जब आपका प्रॉपर्टी का राइट आता है तो संपत्ति में महिला और पुरुष का बराबर का अधिकार है, जो कि आपका जो हिंदू जो एक्ट है आपका हिंदू फैमिली लॉ में इसको ऐड किया जाना चाहिए। हो सकता है किसी स्टेट ने नहीं किया होगा, किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप जो है डायरेक्ट स्टेट को लिख सकते हैं आर्टिकल 300 में। ब्रजेश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। ब्रजेश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ जी, यहाँ को रोकना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है कि महिलाओं का अधिकार है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें से अधिकार उनको मिलेगा, उनको भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन मैंने ये देखा है हिस्सा तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जितनी भी औरतें हैं वो सारी औरतें आज की तारीख में अपना हिस्सा लेने के लिए कोर्ट के दरवाजे को नॉक करती हैं। क्या इसीलिए कानून बनाए जाते हैं? क्या औरतों को कोर्ट में जाने के लिए क्या सम्मान दिया जाता है? आपको पता है कि कोर्ट में क्या होता है? तारीख पे तारीख मिलती है। मान लिया मैं फिर एक अलग वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। ये भी सरकार की क्या सरकार की जिम्मेदारी है? मेरे को एक बात बताइए, आज अगर 40-50 साल की एक औरत है जो अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहती है पेरेंटल, जिसका डिवीजन हो रहा है और उसको नहीं मिलती है, तो वो बेचारी कोर्ट में जाती है। 50 इयर्स की एज में वो कोर्ट में जाती है, तो कितने साल कोर्ट में लगेंगे इसको डिसीजन आने में? आपको भी पता है, क्योंकि कितनी पेंडेंसी है कोर्ट्स में। तो क्या अधिकार बना देना, लॉ बना देना ही क्या महिला को सुरक्षित करना है? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए तो खैर अभी जो वंदना जी वो भी रिप्लाई देंगे, क्योंकि बताएंगे कि अभी जो है सरकार की जिम्मेदारी क्या है और केंद्र में सरकार की जिम्मेदारी क्या है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है। इसके लिए तो बहन जी ये बताएंगे। खैर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी चौकीदार की है, सरकार की है। सरकार ही करेगी इस काम को। कोर्ट बनी सरकार, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सर। इसके लिए अगर आप एक 25-30 हजार करोड़ का 25-30 हजार करोड़ का एयरपोर्ट बना देते हैं, पूरे इंडिया में 25-30 हजार करोड़ नहीं लगेंगे सर कोर्ट को अपग्रेड करने में। 25-30 हजार करोड़ रुपए न्यायपालिका को अपग्रेड करने में शायद नहीं लगेंगे, हो सकती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की प्राथमिकता कहाँ है, कहाँ पर फंड लगाएगी फिर वो सरकार। ठीक है, मैं वंदना जी से पूछना चाहता हूँ कि वंदना जी आप इससे सहमत हैं क्या? केवल लॉ बना देना ही सरकार का अधिकार है, या लॉ को अमेंड करना और लॉ के साथ चलना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए? वंदना जी, आप इस पे कुछ कमेंट करें। बिल्कुल, सरकार के कंधे पे रख के बंदूक चलाना हमारी नैतिकता नहीं होनी चाहिए। पहली बात, करेक्ट। सरकार अपना काम कर रही है या करेगी, हमें भी कुछ करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ संघर्षों का बलिदान फिर माना जाएगा, कुछ होगा, कुछ तो नया होगा। कहीं ना कहीं कोई कड़ी तो जुड़ेगी। जैसे आज मैं इन दो भाइयों से मिली, आपसे मिली, इस तरह कड़ियां हमारी जुड़ेगी तो जाहिर है हम अपनी कड़ियां जोड़ते हुए अगर समाज के लिए कुछ कर पाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। सरकार के ऊपर थूक देना, चाहे सरकार कोई भी हो, वही बात है, उसने आरक्षण लागू कर दिया, इम्प्लीमेंट कितना हुआ? नहीं हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। मेरे बहुत सारे जज मित्र हैं, एक जज मित्र रिटायर हुए अभी पिछले 2 महीने पहले, और उनका सब्जेक्ट ये था कि वंदना, पूरे कार्यकाल में 62 साल के कार्यकाल में मैंने एक भी केस का
मतलब कोई सुलह नहीं करवाया या मैंने किसी केस पर काम नहीं किया और ऐसे ही मेरा जीवन कट गया। देखो मैं कितना शांति प्रिय। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि 62 साल जिस व्यक्ति ने पैसा उठाया सरकार से, सरकार का एक कर्मचारी, उसने एक फैसला तक नहीं किया, उस अदालत का फिर क्या मतलब बना? कितने केस होंगे जो पेंडिंग होंगे, ना जाने उसमें औरतों के कितने किस्से होंगे, बाकी परिवारों के कितने होंगे, या संघर्षों की लंबी तादाद होगी जिसको वो खुश हो रहे थे ये कह करके कि उन्होंने एक भी फैसला नहीं किया जीवन काल में। यानी उनको ये गिल्टी नहीं था कि उन्होंने अच्छा या बुरा किसी के लिए कोई फैसला नहीं किया। अब मेरा ये प्रश्न है कि समाज के एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का मैं क्या मोल समझूं जिसने अपने जीवन काल में एक फैसला तक नहीं दिया? किस बात के जज थे वो? तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। सिर्फ ये कहना कि हमने आरक्षण, हमारे नाम पर इतने आरक्षण, इतनी सारी चीजें, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने कब बताया? अगर स्कूली शिक्षा में मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बेटियों को एक अलग क्लास भी देनी चाहिए जिसे उसे अपने मौलिक अधिकारों का पता होना ऐसा संभव किया जा सके। करेक्ट। चाहे इसके लिए हम चाहे कोई नया प्लेटफॉर्म खोलें या सरकार को जगाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी समाज में हम भी रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं हम लोग। तो थोड़ी थोड़ी चीज, हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है और औरतें तो वो चीज हैं, औरतें तो वो हैं जो या तो वास्तविक रूप से या मतलब बोलते हैं ना परोक्ष में या परोक्ष में, वो हर तरह से मदद करती है। भाई अगर पुरुष भी उत्पत्ति हुई है तो औरतों से ही हुई है ना। बलिदानी संघर्षों का अगर देखें तो उनकी माँ बहनें भी होंगी, उन्होंने भी अपना बहुत कुछ खोया होगा। आज भी एक सेना का जो जवान है जो बॉर्डर पे है या कई ऐसी जगहों पे है जहाँ बहुत खतरे होते हैं, वहां भी किसी न किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का मतलब पति गया ही होता है, किसी का पिता भी हो सकता है। तो हम क्यों नहीं मानते हैं? हम असल में आजाद आज तक नहीं हुए हैं। मैं ये कहने में बहुत, मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज हम इतने वर्ष बाद भी पूर्ण आजाद नहीं है। हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित होंगे? आप बताइए, हम कहाँ सुरक्षित होंगे? हमारी सुरक्षा के लिए क्या हम मतलब अपनी जीवन जैसे तैसे गुजारते हुए चले जाएं, खत्म हो जाएं, मुंह बंद कर लें, ना कुछ बोले, तो समाज को असली चेहरा पता कब चलेगा? वो क्या रहा है? हर एक क्षेत्र में, मैं कह रही हूँ हर एक संस्थान में, स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी जगह का आप कह लीजिए, कोई ऑफिस हो, कहीं भी, हर जगह मोलाइज्ड होती हैं औरतें। क्यों होती हैं? क्यों परेशान किया जाता है? सिर्फ औरतों को एक नजरिए से क्यों देखा जाता है? शर्म नहीं आती उन लोगों को जो देवियों की पूजा करते हैं, घंटों उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन औरतों के लिए उनके नजरिए चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सही। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, भी जुड़े हैं, थोड़ा लेट जुड़े हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, यहाँ नेटवर्क की समस्या आधा घंटे से। जी जी, हाँ। चलो कोई नहीं, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अब आप बताइए, आजादी और आपका हक जो औरतों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है आज तक, उसके बारे में वंदना जी ने काफी कुछ बोला है। आप भी कुछ उसमें प्रकाश डालें। स्वामी जी, प्रकाश डालें इस पे। जी जी, हाँ, हमने उनकी इतनी बात केवल सुनी है कि आजादी, अभी भी आजादी नहीं मिली है। अभी आजादी मिलने का मतलब है कि सब आजाद रहे, स्वतंत्रता से जिए, स्वतंत्रता से जीवन यापन करें। और क्योंकि कल भी हमने ये बात कही थी कि अंग्रेजों के समय के बने कानून ही कारण है, लचीलापन है, वो ये बाधक बने हुए हैं। अगर उन कानूनों में संशोधन हो जाता है तो समानता आएगी, अवश्य आएगी। अभी आर्टिकल 21 को मैं पढ़ा हूँ। आर्टिकल 21 में उन्होंने बताया फुटपाथ पर अगर कोई बैठा है तो उसको हटाया जाता है। ये ऐसी धाराएं बनाई हुई है, एक्सीडेंटल हो रहे हैं बाजारों में, तमाम जो है लोगों की जानें जा रही हैं।
तो क्या वो जाने चली जाए, मतलब उस धारा के पीछे धारा के चौकीदारी करते रहे। और ये बताया गया, मतलब आर्टिकल 1 से आर्टिकल 30 तक है। आर्टिकल 1 से ये आर्टिकल 21 में ये कहा है कि अगर फुटपाथ के ऊपर कोई अगर रह रहा है तो उसको ना हटा। खैर वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। ब्रजेश जी आप बताइए। ब्रजेश जी आप पूरा करें, उनका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है। ब्रजेश जी आप पूरा करें। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए जो बहन जी ने बताया कि जो इसमें जो बिल्कुल सही बात है, जो प्रॉब्लम कानून का पालन करना बड़ी बात है। एक बात होती है कि हम जो जागते हैं, हिंदुस्तान में जीता जागता जो बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में, जिसको आप निर्भया कांड के नाम से हम जानते हैं। तो निर्भया कांड के बाद में सरकार एक बार जब जागी थी और उन्होंने इंडियन पेनल कोड में कुछ प्रावधान किए थे, परंतु इन प्रावधानों में अभी भी कमी है। इन प्रावधानों में अभी भी कमी इतनी है कि आपके पास में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कंप्लीट अभी भी नहीं है। आज जो होना ब्रजेश जी आप कह रहे हैं निर्भया कांड के बाद जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्या हुए हैं? निर्भया कांड के बाद कितने कांड हो चुके हैं? आपको मैं गिनाऊं क्या? मैं इसी बात कह रहा हूं सर कि कागज, केवल एक कागज पर परिवर्तन करने से परिवर्तन नहीं होता। उस परिवर्तन में वो परिवर्तन को धरातल पर लाने के लिए सरकार को ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि वो यही तो वंदना मैडम बोल रही हैं। यही तो वंदना मैडम बोल रही हैं, कानून बना देने से ही नहीं सब कुछ हो जाता है, उसको धरातल पर लाके इम्प्लीमेंट करें। और सरकार का काम नहीं है इम्प्लीमेंट कराना। इम्प्लीमेंट कराना हम सबका कर्तव्य है, आपका, हमारा, और जो इस देश का नागरिक है उसका काम है, उसको इम्प्लीमेंट कराए। सर मान लिया हमारा काम है, लेकिन सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये तो बना के रखेगी ना, ये तो करेगी ना। और दूसरा, इसके लिए बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारा भी इसका हमारा जो ड्यूटी है वो भी हमारी बनती है कि इस काम को हम प्राथमिकता पर लें, क्योंकि बहन बेटी बहू बेटी हर घर में है, सबके घर में है, और इस कार्य को हम प्राथमिकता पर लें। एज ए पेरेंट्स मैं बात बताता हूँ कि हमारी भी एक ड्यूटी है कि जब कोचिंग में जा रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हम खुद देखें वहां जाकर। ये नहीं कि हम कोचिंग सेंटर वाले मालिक के भरोसे बैठ गए या फिर अपने उसमें हॉस्टल में जाके बैठ गए कि नहीं वो तो बहुत बड़ा नाम कोचिंग सेंटर का या हॉस्टल का या उस कॉलेज का बहुत बड़ा नाम है, अच्छे एलुमनाई निकलते हैं वहां से। नहीं, हम अपने खुद इस काम के जो वेरिफिकेशन करने हम खुद जाएं, इसके लिए अपनी बेटी का एडमिशन करवाने जा रहे हैं, उस चीज को हम खुद चेक करें। दूसरा, टाइम टू टाइम खुद भी वहां पर जाके एक बार चेक करें कि क्या हो रहा है। ये कई बार ऐसा ब्रजेश जी 140 करोड़ जनता के बीच में आप भेड़ियाओं को कैसे पहचानेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, औरतें सुरक्षित नहीं हैं। आजादी तो मिल गई आपको, लेकिन हाँ बोलिए कल्याण जी, आप बोलें। कल्याण जी आप बोलें। देखिए बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, बेहतर परिणाम यही है कि मैडम जानती होंगी, कल्पना जी जानती होंगी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खाली पॉजिटिव देख रहे हो, नेगेटिव नहीं देख रहे हो। बहुत सारे हॉस्टल्स को जानता हूँ, बहुत सारे कॉलेजेस को पास में देखा है और बहुत सारे लेडीजों को देखा है। आज घर को बिगाड़ने वाली भी लेडीज है, सुधारने वाली भी लेडीज है। गवर्नमेंट ने जो कानून किया है उस कानून के तहत लेडीज को आप घर के कोई काम के लिए भी नहीं कह सकते। ये चीजें ऐसी है सर। आप दूसरा पहलू भी देखिए, आप सुधारने के लिए आप तो कहते हो सुधारिए, क्या लेडीज गलतियां नहीं करती? लेडीज बिल्कुल परफेक्ट है। लेडीज जो है रात में क्यों निकलती है? जब सुरक्षा नहीं है उनकी और इस तरह की है। गवर्नमेंट तो कानून बना रही है, वो कानून परिणाम तो एक सजा देगा। कल्याण जी एक तरफ आप लेडीज को बोलते हैं कि समान अधिकार दिया गया है, कंधे से कंधा मिला के लेडीज काम करें, और दूसरा आप कह रहे हैं कि लेडीज रात को ना निकले काम करने के लिए। कहाँ का आप कानून बता रहे हैं जी कल्याण जी? कहाँ का कानून बता रहे हैं आप? देखिए अभी इनको जैसे मान लो पेरेंटियल संपत्ति में बराबर का हक दिया ना, अभी पेरेंटियल संपत्ति में बराबर का हक दिया। पहले दहेज का था, पहले दहेज में गवर्नमेंट ने कानून को चेंज किया क्योंकि उसका मिसयूज हो रहा था, और एडवोकेट साहब अच्छी तरह जानते हैं।
कि पहले जो है ना जरा सी बात पे ये पूरे परिवार को लपेट देती थी, चाचा ताऊ बहन भाई बुआ सबको लपेट देती थी। गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट किया और उसको चेंज किया और आज भी 90% केसेस जो है फ्रॉड है। तो ये जो है ना दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू को भी आप देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। आप बराबर का अधिकार गवर्नमेंट दे रही है, मगर आप उसका मिसयूज करते हैं, तो उसको क्या करेगी गवर्नमेंट? ठीक है भाई उसको कम से कम आप तो इसको यूज करें ना। अब ठीक है प्रॉपर्टी में आप बोल चुके, पति की प्रॉपर्टी में जी कल्याण जी आप बोल चुके। वंदना जी इस पे क्लेरिफिकेशन दे देंगे, उसके बाद मैं रैप अप करूंगा। वंदना जी आपको 3 मिनट दिया जाता है, बोलिए आप। कल्याण जी की बातों से सहमत हैं, उसके बारे में बताएं। भाई साहब की बात सुन के मुझे बहुत आश्चर्य लगा। पहली बात तो ये है, मैं देख रहा था आपका रिएक्शन, देख रहा था मैं जी। मैं प्लेटफॉर्म पे जिस बैठी हूँ, ये पारिवारिक मुद्दे नहीं है। रही बात गलतियों की, यहाँ गलतियों या सही की बात व्याख्या नहीं की जा रही है, ना ही उसकी बातें चल रही है। अगर बेटियां दोषी हैं या औरतें दोषी हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने यही कहा कि जब बच्ची जन्म लेती है ना, तो पारिवारिक दायित्व में माता पिता का ये भी एक बहुत बड़ा, या आसपास के लोगों का ये सहयोग होना चाहिए कि उसे अपने दायित्वों का, अपने संसाधनों का सही मापदंड सिखाया जाए, तब जाकर के ये चीजें भी घट जाएंगी। आप कह रहे हैं ना किसी न किसी कारणवश होता होगा। मैं इस ओछी बातों पर नहीं जाऊंगी कि परिवार को बिगाड़ने वाली औरतें हैं या परिवार को बिगाड़ने वाले पुरुष हैं। ये कहना बहुत मतलब दुर्लभ हो जाता है। हर व्यक्ति की हर जगह अलग परिभाषा होती है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर नैतिकता का ज्ञान, मार्गदर्शन सही रूप से मिले, तो न बेटियां खराब होंगी, न बेटे खराब होंगे। समाज को अभी सुधारने की जरूरत है ना। समाज में हम ही और आप तो हैं, समाज में हम ही और आप तो हैं, कोई और बात नहीं। मैं सिक्के के दो पहलू नहीं देख रही हूँ। यहाँ वजूद की बात की जा रही है, औरतों के वजूद का हनन होता है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपके कह देने से, सिर्फ एक व्यक्ति के कह देने से ये चिंता का विषय है, ये कम नहीं हो जाता कि औरतों के वजूद को खतरा है। समाज में ऐसे लोगों से तो और खतरा है जो उसके वजूद को कम करने की कोशिश करने में लगे हैं। आप जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, अगर इस तरह का व्यवहार रखते हैं कि औरतों पर निगाहें रखी जाए, औरतों को कैद करके रखा जाए, लॉकर में बंद करके रखा जाए, तो ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि आप एक तरफ अधिकार की बात करते हैं, तो अधिकार में प्रेम होता है, आपका व्यवहारिक ज्ञान होता है, मार्गदर्शन होता है, ना कि उसको कहीं किसी जगह में बंद करके रखा जाता है। ये जंजीरों का परिणाम है कि आज उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल दिया है, बंद करने का मतलब ये नहीं कि लॉक कर दिया जाए। मैंने कहा ना, उसका दुष्परिणाम यही है कि आपने सही तरह से गाइड ही नहीं किया। एक औरत को जब अपने वजूद पर अंत तक लड़ना पड़ता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विनाश भी देवी के स्वरूप में ही होता है, जो काली को माना जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो देवी दुर्गा तक रहे तब तक तो ठीक है, उसे काली बनने पे मजबूर क्यों किया जा रहा है भाई? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लड़कियां कुछ भी करे, घर से बाहर जाए, रात में नहीं आए, माँ बाप की बेइज्जती कराए, पैसे का दुरुपयोग करे, नशा करे, वो गलत है या सही है? ये किसके मार्गदर्शन में हो रहा है? 50 साल की उम्र में हूँ, एक फौजी अफसर की बेटी हूँ, मैंने शराब की एक घूंट नहीं पी है, मैं कैसे मान लूं कि लड़कियां नशा कर रही है? भाई छूट होगी, कोई तो उनका रहन सहन होगा। पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती है, सारी शाखाएं नहीं सूखती है, ऐसा नहीं होता मैडम। आप प्रैक्टिकल देखिए, आप लेडीज को इतने अधिकार दिए हैं, गवर्नमेंट ने इतने अधिकार दिए हैं कि किसी को हद नहीं है। 4 व्यक्ति हैं, 4 लोग हैं, और चारों में से मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रही हूँ कि मेरे आसपास में शराब की ढेरी है, लेकिन मैंने एक बूंद नहीं चखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे घर में परवरिश मुझे मिली है कि मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। आप इसको बताइए। आप एक बात बताइए, पुरुष सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है, नशा कर सकता है, तो अगर अधिकारों की बात आती है तो औरतों को कैसे रोक रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप?
नहीं, आप क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं किसी चीज का? देखिए, मैंने आपको कहा सामाजिक दायरा बदलिए, सामाजिक सोच बदलिए, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि हम पी सकते हैं, औरतें नहीं पी सकती, तो ये भी आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जी, तो टाइम हमारे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नहीं, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।